हेलो दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि यूकेपीएससी का जो लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम था वो हो चुका है, उसका प्रीलिम्स। तो अभी कट ऑफ हर जगह कट ऑफ की चर्चा हो रही है। और ये एग्ज़ाम का जब फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता प्रीलिम्स का, तब तक ये चलता रहेगा। इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो फरवरी तक इसका आ जाना चाहिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट। क्योंकि यूकेपीएससी 2 महीने के अंदर रिजल्ट दे देता है जनरली, जो प्रीलिम्स के होते हैं। तो अब मुद्दा है इसके मेंस का। इस एग्जाम में जो सिलेक्शन या रिजेक्शन का क्राइटेरिया रहेगा वो मेंस ही होता है, डिसाइडिंग फैक्टर। क्योंकि 400 मार्क्स का मेंस होता है, 200 मार्क्स का एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, और उसके अलावा 200 मार्क्स का एसे एंड नोटिंग ड्राफ्टिंग। इसके अलावा एंड में फिर 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो इंटरव्यू तो उतना मायने नहीं रखता, वैसे मायने रखता है, बट वो सिर्फ मेरिट डिसाइड करने के काम आता है। तो मेनली जो सिलेक्शन होता है वो आपके मेंस के बेसिस पे होता है, और मेंस होता है पूरा डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। तो इस यूकेपीएससी में जो इस बार का एग्जाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बारी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम फेस करेंगे। अगर वो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो उनका पहला एक्सपीरियंस होगा जब वो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ पेपर लिख रहे होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि हम अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, विदाउट बॉदरिंग अबाउट द कट ऑफ। कट ऑफ 90 प्लस तो रहेगी जनरल की। तो उसी हिसाब से जिसके मार्क्स बन रहे हैं तो वो अभी से स्टार्ट कर देना उनके लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि रिजल्ट का वेट करते करते उसके बाद आपके पास 2 महीने, हार्डली 2 महीने बचेंगे। तो उसमें इतनी सारी प्रिपरेशन हो नहीं सकती, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस है इसका। और मेन चीज़ है कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, आपको सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको कैसे लिखना है, कितना लिखना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। साथ ही साथ नोटिंग ड्राफ्टिंग या लेटर्स वगैरह लिखे नहीं होते हैं अभी किसी एग्जाम में, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव वाले होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लोगों को भी पढ़ना होता है। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ होगी ये, कि हमें नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी है या फिर ऐसे वगैरह लिखना है। तो उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और काफ़ी रीडिंग करनी पड़ती है डिफरेंट टॉपिक से। अभी तो आप लिमिटेड बुक से पढ़ते होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में वही रहता है कि आपको बस पढ़ना है। तो ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, तो आपको अगर थोड़ा सा भी याद आ रहा होता तो आप लिख देते थे कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। बट डिस्क्रिप्टिव वाले में आपको प्रॉपरली लिखना पड़ता है पॉइंट वाइज, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलते हैं। और कंपटीशन आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोग तैयारी कर रहे हैं इधर उधर से। तो अब ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है थोड़ा थोड़ा करके। इसके लिए प्रीवियस ईयर्स के 2010 और 16 में लोअर पीसीएस हो चुका है उत्तराखंड में, तो उसके पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से। साथ ही सिलेबस मेंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही उस लिंक के अंदर मैं डाल दूंगा, वो भी आप डाउनलोड करके आप कंफर्टेबल हैं अपने फ़ोन से, लैपटॉप से, तो आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप उसको प्रिंट आउट निकाल के भी अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, आपने कितना पढ़ लिया है और कितना सिलेबस आपका अभी बाकी रहता है। तो ये 2016 का पेपर है, लोअर पीसीएस का जनरल स्टडीज़ का। चलिए देखते हैं इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। बेसिकली इसमें जो कुछ कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स थे, मतलब करंट से रिलेटेड टॉपिक थे, वो उस टाइम के हिसाब से जो योजनाएं चल रही थी या फिर उस टाइम पे जो न्यूज़ में था, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी। उसी हिसाब से वो 2021 के कंटेक्स्ट में वो चेंज हो जाएगी चीज़ें थोड़ी। तो 2019 से लेकर 21 तक जो जो भी घटनाएं हुई हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स आई हैं, या फिर कुछ ऐसा कोई कानून बना है, तो उन सब की डिटेल्स अब आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में लिखना है, और 100 वर्ड्स में लिखना है। तो इसमें हमने थोड़ा बहुत इसका आइडिया देते हुए कि ये कब ऐड हुए थे, और उसके बाद जो कुछ मेन मेन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। वैसे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, और 100 वर्ड्स मतलब कि एक पेज या 1.5 पेज के अराउंड इस आंसर को हमने खत्म करना पड़ेगा। तो पॉइंट वाइज पहले तो थोड़ी इसकी समरी देके कि फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड हुए थे और कौन से पार्ट में आते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके। और उसके बाद जो 11 हैं उनमें से जितने भी आपको याद हैं, हो सकता है कि आपको 11 के 11 याद ना हो, 8 ही याद हो, 6 ही याद हो, जितने भी याद होते हैं पॉइंट वाइज आपको लिखने हैं। हाँ, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, टिप्पणियां करनी है संक्षिप्त में। ये 4 चीजें दे रखी हैं, इन पे हमने 25 वर्ड्स पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें पहला है सॉइल हेल्थ कार्ड।
आपको याद होगा कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने ये स्कीम निकाली थी, जैसे हमारी हेल्थ के लिए हमारा चेकअप होता है वैसे ही सॉइल की हेल्थ के लिए उसका उसका उसकी टेस्टिंग होती थी। तो आपने देखा होगा सॉइल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज रहती हैं, उसका पीएच वैल्यू, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन कितना है उसमें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट कितना है उसका, इस सब की टेस्टिंग होती थी। उसके बाद जो हमारे फार्मर्स होते थे उनको सजेशन मिलते थे कि आपको कितना फर्टिलाइजर यूज करना है। ऐसा नहीं है कि आपकी उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा मात्रा है और तब भी आप ऊपर से यूरिया डालते रह रहे हो। इससे काफ़ी वेस्ट होता था फर्टिलाइज़र का, और बाद में ये जाके हमारे जो वाटर बॉडीज हैं उसमें मिल जाता है, या फिर उससे पोल्यूशन की समस्या रहती है। और किसान को भी इससे आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि इतना फालतू का फर्टिलाइज़र उन्हें डालना पड़ रहा है, बस प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, क्योंकि जितनी चाहिए उनको नाइट्रोजन की मात्रा उतनी ऑलरेडी हो रही है। तो इसी चीज़ से निपटने के लिए ये सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम्स लागू की गई थी। तो इसको संक्षिप्त रूप से आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा एग्री क्लिनिक है। एग्री क्लिनिक में भी सेम चीज़ ही होती है, जिसमें उनको सजेशंस दिए जाते हैं कि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं, क्रॉपिंग सिस्टम आपको कैसे लगाना चाहिए, और आपको कितना ये यूज़ करना चाहिए फर्टिलाइज़र वगैरह। तीसरी चीज़ है किसान कॉल सेंटर्स। ये आपको याद होगा कि पहले ऐड भी आया करता था इसका, 1551, 1551, उस पे कॉल करके आप उनसे कुछ सुझाव ले सकते हैं या अपनी समस्याएं बता सकते हैं अपनी कृषि से रिलेटेड। इसके अलावा अगला है ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति। नीली क्रांति रिलेटेड है फिश प्रोडक्शन से। तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव क्या लिए गवर्नमेंट ने कि हमारी जो फिश की क्वांटिटी है वो बढ़ जाए, जिससे उसका एक्सपोर्ट बढ़े और देश में इनकम बढ़े सबकी, जो हमारे मछुआरे भाई हैं, या फिर और ओवरऑल जो हमारी जीडीपी है उसमें इंक्रीज हो। अगला है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके बारे में, इसके जो कार्य किए जा रहे हैं इसमें उसका उल्लेख करना है। 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ था। तो इसका उद्देश्य मेनली जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि करना था, लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ मिले। कुछ टारगेट्स लिए गए थे इसमें, कुछ एम्स है, जैसे कि शिशु मृत्यु दर को कम करना, और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए, उनकी एनीमिया वगैरह की प्रॉब्लम रहती है तो उसको दूर करने के लिए, साथ ही लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ज़्यादा पैसा ना खर्चा करना पड़े बाद में। इसके लिए जो कुछ बीमारियां होती हैं उनके टीके वगैरह लगवाना, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जैसे चलते हैं, साथ में पल्स पोलियो अभियान, ये सारे ही इसके पार्ट थे। यही काम इसमें किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कम करना, लोगों को परिवार नियोजन के बारे में बताना, तो ये सारी चीज़ें एनआरएचएम के अंदर आती हैं। तो इसमें जैसे मृत्यु दर कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा उनको कि जो प्रसव है वो सरकारी हॉस्पिटल में कराया जाए। तो उसके लिए जच्चा बच्चा की देखभाल के लिए आपको पैसे मिलते हैं। इस तरह से लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप वहाँ पे डिलीवरी कराएं। अगला है स्मार्ट सिटी स्कीम, और ये कैसे इम्प्लीमेंट की जा रही है इंडिया में। तो ये 2015 में लॉन्च हुई थी ये भी। इसके पहले चरण में 100 शहरों को, जो देश भर के 100 शहरों को चुना गया था कि वहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जाएं अच्छे तरीके से, और इसके लिए जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद ली जाए। अगर आपको अगर आपको कूड़े का निस्तारण करना है तो उसके लिए भी कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम उसको अच्छे से कर सकते हैं, और लोगों के रहने के लिए एक साफ सुथरा और अच्छा वातावरण मिले, लोगों को अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिले। तो और उसमें टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से होनी थी, इसलिए इसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसमें बाकी के जो प्रश्न हैं वो अलग अलग पार्ट्स बना के मैं इसमें सारे एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए। बाकी जो पेपर है और सिलेबस है वो मैंने कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उसका लिंक, तो आप डाउनलोड करके उसको देख लेना।